वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने की? ओवरऑल हमारा जो क्वेश्चन आज का जो क्रिएट होता है वो यही होता है कि हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ तक पढ़ते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, उससे भी हमने ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। ये हमारी थर्ड वीडियो है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का हमारा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन आफ्टर जो चैप्टर हमारा फर्स्ट है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कह सकते हैं, वो फिनिश हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं। जब यदि हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि हम क्यों पढ़ाई करते हैं इसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स के में, तो ये बता रखा है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमारे जो दे रखे हैं नीचे वो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिग्निफिकेंस हैं। जैसे पहला है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी का क्या कहने का मतलब है? मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर अ डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। हमें यदि किसी इकोनॉमी के बारे में यदि ओवरऑल पढ़ाई करनी है डीप तरीके से कि किस प्रकार से वो वर्क करता है, इसके अंडर कौन काम करता है, कौन करवाता है और किस प्रकार से करवाता है, यदि ये सब के बारे में यदि ओवरऑल हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही है जो हमको बताता है कि एक इकोनॉमिक किस प्रकार से स्मूथली तरीके से रन करती है। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, देखिए इसमें जो पहला पॉइंट है वो बता रहा है हमको कि नेशनल इनकम का जो जो कैलकुलेशन वो कैसे किया जाएगा। एस्टिमेशन मतलब होता है भविष्यवाणी करना कुल मिला के। तो कुल मिलाकर के नेशनल इनकम किस प्रकार से निकाला जाएगा। अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स रिवाइवल द नेचर एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर मतलब कि वही हमारे जितने भी टाइप्स के जो सेक्टर्स होते हैं उनसे सबसे किस प्रकार से हमको नेशनल इनकम निकाला जाएगा। नेचर और नेचर लेवल क्या है कि इकोनॉमी का लेवल ऑफ एक्टिविटी इन द इकोनॉमिक, किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसमें वर्क कर रही है, ये सब के बारे में हम जो पढ़ाई करेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको बताता है। आगे आता है हमारा स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में स्कोप हमने देखिए, आप यदि वीडियोस को सीक्वेंस वाइज नहीं देखेंगे तो आपकी जो आंसर राइटिंग है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। यदि आप सिग्निफिकेंस कोई बात करोगे तो आपको सिग्निफिकेंस ही समझ में आएंगे। यदि क्योंकि मैंने स्कोप यदि हम बताया था तो यहाँ पे ये सब हमने डिस्कशन कर लिए थे, तो आपको नहीं सही आपको वो वीडियो देखनी जरूरत है, जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कहूँगा कि मस्ट है। ठीक है, क्योंकि आपका यदि स्पेसिफाई क्वेश्चन बनता है सिग्निफिकेंस के ऊपर तो आप सिग्निफिकेंस ही लिखेंगे, बट जो आंसर राइटिंग है यदि आपको अच्छे तरीके से करनी है तो ये मेरा जरूर सजेशन है कि आप जो वीडियोज़ हैं उसको सीरियल वाइज जरूर देखें। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी में ये भी बताता है, स्टडी कराता है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में। ठीक है ना, हमने पढ़ा भी था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप भी तो यही था कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कशन करवाना है। ठीक है, रेवल द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम एंड गेटवे इट कैन बी हैंडल्ड। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि जो प्रॉब्लम्स है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वो किस प्रकार से क्रिएट होती है और उसका हैंडल करने का किस प्रकार से किया जा सकता है, उसका तरीका भी बताया गया है। ठीक है ना, हाउ टू हैंडल द इकोनॉमी। आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट बजट रिवाइवल द इकोनॉमी इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट बजट के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि गवर्नमेंट बजट है वो किस प्रकार से एक पाथ क्रिएट करती है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द इकोनॉमी एंड हाउ टू रेगुलेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इकोनॉमी, किस प्रकार से रेगुलेट किया जाता है एक गवर्नमेंट के द्वारा अपनी इकोनॉमी को। ठीक है, तो ये एक बताता है हमको डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि यदि हमको डीपली इकोनॉमी के बारे में जानना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना मस्ट है, यहाँ जरूर मस्ट है। ठीक है, वो क्वेश्चन जरूर नहीं है बट ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूर मस्ट है। यदि आपको इकोनॉमी के वर्क कह सकते हैं जो वर्क एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है, यदि आपको कर देखिए जो हमारे करंट अफेयर्स भी क्रिएट होते हैं वो मोस्टली कहाँ से क्रिएट होते हैं, यही इकोनॉमी से होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से ही इशू चलता है हमारा। तो जब तक आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स से तो आपको कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर्स हैं वो भी एक दिक्कत पैदा करेंगे आपके लिए। तो होप आप मैं यहाँ से कवर करता चलूँगा आपके टर्मिनोलॉजीज को, आप यहाँ से करिए, आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। सेकंड पॉइंट यदि हम बात करें तो रोड मैप एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक रोड मैप बताता है। देखिए रोड मैप का मतलब वो वाला रोड नहीं है, एक तरीके से वही है, बट एक मैप बताता है हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स कि किस प्रकार से हमको ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है एक कंट्री का और किस प्रकार से वो होगा। पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर रोड मैप, मैंने बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर करता है हमको रोड मैप, कैसा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ,
किस प्रकार के प्रोग्राम एंड पॉलिसीज सेट किए जाएं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एंड ड्रॉन बाय द असेसिंग द नीड एंड मीन्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, उसकी नीड के हिसाब से ही इकोनॉमी के उस प्रकार से उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वेरियस टाइप्स के जो प्रोग्राम्स हैं वो सेट किए जाते हैं अथॉरिटीज़ के द्वारा, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो एक रोड मैप प्रिपेयर करके हमको देता है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे चलते हैं हम। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से संतुलन बना करके रखना। कैसे? स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टडी यदि हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो हमको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करने में मदद करता है। आखिरकार ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है क्या? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दैट मीन्स नाइदर सिचुएशन क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन और अ डिफ्लेशन। किसी भी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, होता है जरूर है बट बैलेंस करके रखा जाए तब तो ठीक है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। अदरवाइज इन्फ्लेशन भी एक हमारे लिए एक बैड इंडिकेटर्स क्रिएट करके देता है, शो करता है, और डिफ्लेशन भी करता है। ठीक है ना। आगे, दिस इज अचीव थ्रू द अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी। यदि आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखनी है किसी भी इकोनॉमी में तो अप्रोप्रिएट मतलब एक अच्छे तरीके से जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या किया जाएगा? फॉर्मुलेट किया जाएगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। परस्यूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। मैंने बताया जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बनाया किसके द्वारा जाता है? बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक के द्वारा ये क्रिएट किया जाता है और डिजाइन इस तरीके से किया जाता है ताकि इकोनॉमी में ना इन्फ्लेशन की सिचुएशन ज़्यादा हो ना ही डिफ्लेशन की सिचुएशन ज़्यादा हो। एंड फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी देखिए आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे कि हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली वो भी हम समझेंगे। बजटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी को बजटरी पॉलिसी भी किया जाता है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड करती है, इसको गवर्नमेंट बनाती है फिस्कल पॉलिसी को। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाती है। अभी आप इतना समझिए, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक, और फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस जानने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करनी चाहिए। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, बीओपी, स्टेटस ऑफ अ कंट्री रिवाइवल द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बीओपी स्टेटस हमको बताता है कि एक इकोनॉमी किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रही है, किसके साथ, किसके रिलेशन में, किसके संबंध में? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स विदेशों के साथ में। ठीक है, एक डोमेस्टिक कंट्री किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, फॉरेन कंट्री के साथ। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है? ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। सोन आर कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट एंड कंक्लूजन टू इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड है हमको ये शो करता है कि हमारी किस प्रकार की कैपेसिटी है एक्सपोर्ट करने की, ठीक है ना, और कंक्लूजन टू इंपोर्ट। यदि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी मजबूरी क्या है? ये कंक्लूजन का मतलब होता है मजबूरी। यदि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी कैपेसिटी को दिखा रहा है कि इकोनॉमी की किस प्रकार की कैपेसिटी है किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने में, आउटपुट जनरेट करने में, कि किस लेवल तक हम उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं और कर रहे हैं। ठीक है, और यदि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या मजबूरी नहीं होंगी हमारी जिसकी वजह से हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। इन सब के बारे में हम जो पढ़ाई करेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। आगे बात करें तो प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब यही नहीं है कि हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आरबीआई के बारे में बात कर रहे हैं। ये ही मैटर नहीं करता है, ये भी बताता है कि हमारे देश में गरीबी है वो क्यों है, कैसे है, और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और गवर्नमेंट ने इस पर क्या क्या एक्शन ले चुके हैं और क्या क्या एक्शन लेगा। इन सब के बारे में हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। और एज वेल एज हमको एनवायरमेंटल के बारे में भी बताता है कि एनवायरमेंट है वो किस प्रकार से अफेक्ट होता है वेरियस टाइप्स के डिसीजंस के, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लिए जा रहे हैं चाहे गवर्नमेंट के द्वारा मीन्स पब्लिक सेक्टर के द्वारा लिए जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। बताया कि मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों प्रॉब्लम के बारे में पढ़ाई मतलब बताता है कि पॉवर्टी लेवल क्या है, किससे क्यों है, कैसे है, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में भी बताता है। इट इज़ बाय यूजिंग अ मैक्रो मॉडल्स दैट द प्रॉब्लम्स आर एड्रेस्ड। और ये मैक्रो मॉडल्स के बारे में बताता है कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स में सामने होती हैं। प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती हैं इन सब का देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल द प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताता है
और उनका सॉल्यूशन भी देता है। ठीक है, अब हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, किस प्रकार से हम इकोनॉमी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आगे आता है हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन। लास्ट है हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन्फॉर्म रिलेटिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। पॉलिसी फॉर्मुलेशन हमको इन्फॉर्म करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स के बारे में। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट आर द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हो गए हमारे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, तो यहाँ पे और बोल रखा है टोटल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ठीक है, आउटपुट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर of the economy and like is extremely useful formulation of the policies for the growth and development of the country। देखिए मैं बताता हूँ, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो वेरिएबल्स के बारे में बताता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, टोटल कंजप्शन कितना किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कंजप्शन कितना हो रहा है कि इकोनॉमी में, और जो आउटपुट क्रिएट करके दिया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के द्वारा इकोनॉमी में वो कितना है। ठीक है, और जो फॉर पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन लिया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है और उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, तो वो किस लेवल तक इफेक्ट करता है एक इकोनॉमी को, वो क्या जो पॉलिसी बनाई गई है वो स्मूथली रूप से इकोनॉमी को रन कर रही है कि नहीं कर रही है, जो पॉलिसीज़ हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या सफिशियंट हैं, उतनी जो पॉलिसीज बनाई गई हैं वो, या फिर दूसरे लेवल पे चेंज की जाएंगी, इन सब के बारे में जो डिज़ाइन करके देता है हमको वो मैक्रो इकोनॉमिक्स देता है। और इन सब के बारे में जब पढ़ाई करती हैं तो हमको डिफरेंट टाइप्स के डिसीजन लेने में भी हमारी हेल्पफुल करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो होप सो आपको ये वीडियो क्लियर होगा। तो हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स डिस्कशन किए अबाउट द सिग्निफिकेंस और द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।